1783 में विलियम जोन्स नाम का एक ब्रिटिश का अधिकारी भारत आता है। भारत के अंदर कलकत्ता में बना हुआ सुप्रीम कोर्ट, जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की एक बॉडी थी, उसमें वो एक जज बनता है। जब वो जज बनता है तो उसका काम होता है देश में उस समय जुडिशरी का काम को एज अ जुडिशियल ऑफिसर एग्जीक्यूट करना। लेकिन वो व्यक्ति जब आता है तो उसके आने के बाद वो एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है कि भारत में उसके आने से पहले जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी कि जो न्याय की प्रक्रिया थी, उसमें एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि जितने भी मुस्लिम लोग थे उनके ऊपर जो कानून लागू होता था वो शरिया था, लेकिन जितने भी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के मानने वाले लोग थे उनके ऊपर जो कानून था उसके लिए पहली बात कोई किताब नहीं थी। इस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये व्यक्ति विलियम जोन्स एक बड़े इम्पोर्टेंट कार्य को अंडरस्टैंड और अंडरटेक करने की कोशिश करता है। ये सबसे पहले अंडरस्टैंड और समझने की ये कोशिश करता है कि यदि सनातन धर्म को अगर हमें रेगुलेट करना है तो सनातन धर्म के अंदर किस प्रकार की कानूनी प्रक्रिया चल रही है। 1780 में उस समय विलियम जोन्स के आने से पहले भारत के अंदर अगर मुसलमानों के ऊपर शरिया लागू हो रहा था और शरिया के तहत उनकी जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन की जाती थी, तो यहाँ पर सनातन धर्म और हिंदू जो पॉपुलेशन थी उस समय, उसके ऊपर कोई हिंदू लॉ स्पेसिफिकली नहीं था, बल्कि हिंदुओं के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग गांवों में जो ब्राह्मण पंडित होते थे वो बेसिकली ब्रिटिश के न्याय अधिकारियों के साथ, जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ बैठकर उनको गाइड किया करते थे कि लोकल कस्टम्स, लोकल ट्रेडिशंस जो सनातन धर्म के हैं उनके हिसाब से वो ब्राह्मण पंडित वहाँ पर बताया करते थे कि किस तरीके से आपको पहली बात तो जस्टिस एडमिनिस्टर करना है, न्याय देना है। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत के आने से पहले न्याय ये ब्राह्मण पंडित ग्रामीण इलाकों में पहली बात खुद दिया करते थे, लेकिन जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने जो जुडिशरी उस समय क्रिएट करी, उस समय सबसे पहले तो विलियम जोन्स के आने से पहले यहाँ पर ये ब्राह्मण पंडित ब्रिटिश के कुछ चुनिंदा जुडिशियल ऑफिसर्स जो हुआ करते थे उनकी मदद करते थे। लेकिन विलियम जोन्स ने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, उसको ये लगा कि क्योंकि हर स्थान पर, हर अलग अलग गांव कस्बे में अगर मान लीजिए अलग ब्राह्मण पंडितों की तरफ से अलग अलग इंटरप्रिटेशंस जुडिशियल लेवल के दिए जा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसको दो कारणों से लगी। सबसे पहला कारण था क्योंकि जितने भी मुस्लिम थे, जब उनके लिए एक यूनिफॉर्म सिंगल कोड था जस्टिस को लेकर शरिया, तो फिर हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है। और दूसरा, जब हम क्रिश्चियंस की बात करते हैं तो उसके मन में ये भी था कि हमारे यहाँ पर भी तो एक कॉमन सोर्स है बाइबल। आज की डेट में बाइबल ही हमारे बिहेवियरल कॉन्डक्ट को भी एक्सप्लेन करता है, तो फिर यहाँ पर दूसरा सवाल उठता है कि हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है। ये जो दो सवाल थे, इसका क्योंकि उत्तर विलियम जोन्स खुद नहीं दे पाया, तो उसने यहाँ पर एक पढ़ाई चालू करी। उसने देखना शुरू करा कि ऐसा तो है नहीं कि जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू लोग हैं कि उनका आज तक जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है ऐतिहासिक समय से, उस लिटरेचर में कोई ऐसी किताब ना हो। जब उसने ये चीज़ को देखा तो उसको मालूम चला कि सनातन धर्म में किताबें दो प्रकार की हैं। एक श्रुति किताब है, एक स्मृति किताब है। श्रुति किताब वो किताबें हैं जो इटर्नल विजडम कंटेन करती हैं, जैसे वेद हो गए हमारे। इन वेदों के अंदर जो 4 वेद हैं वो श्रुति लिटरेचर के तहत माने जाते हैं, इटर्नल टेक्स्ट्स हैं। इसके साथ साथ कुछ टेक्स्ट स्मृति टेक्स्ट होते हैं। स्मृति टेक्स्ट्स का सनातन धर्म में जो महत्व है वो ये है कि ये टेक्स्ट्स वो प्रकार के बोले गए थे जो अलग अलग समय पर अलग अलग बिहेवियर्स को कंडक्ट करने के लिए और बिहेवियर्स को रेगुलेट करने के लिए, सोसाइटी को गवर्न करने के लिए टेक्स्ट्स लिखे गए थे। धर्मशास्त्र स्मृति कैटेगरी में आते हैं। जब धर्मशास्त्र स्मृति कैटेगरी में आते हैं और स्मृति कैटेगरी के अंदर यहाँ पर वो टेक्स्ट्स आते हैं जो बेसिकली एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लिखे गए, उस स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के गवर्नेंस को वहाँ पर करने के लिए लिखे गए। तो यहाँ पर जब विलियम जोन्स ने ये कैटेगराइजेशन देखी तो इस कैटेगराइजेशन के बाद उसको एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि श्रुति लिटरेचर का कोई टेक्स्ट में प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि वो इटर्नल विजडम है। वो ऐसा विजडम है जिसका आज की डेट में अगर 2 लोगों के बीच में झड़प हो जाए
किसी प्रकार के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर, तो यहाँ पर चंदयोग हमारा जो उपनिषद हो गए, या फॉर दैट मैटर यहाँ पर ऋग्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, वो प्रकार के टेक्स्ट किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं दे सकते। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सोल्यूशन केवल स्मृति लिटरेचर धर्मशास्त्र में मिलेगा। और ये धर्मशास्त्र में उसने एक टेक्स्ट पकड़ा जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड और एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए एक समय के टाइम पर लिखा गया था, जिसका नाम था मनुस्मृति। तो मनुस्मृति यहाँ पर एक उस प्रकार का टेक्स्ट है सबसे पहले तो, जो कि एक सोशल कस्टम्स को गवर्न करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑफ हिस्ट्री में कंसेप्चुअलाइज किया गया था। स्मृति लिटरेचर के बारे में आज जो भी व्यक्ति इतिहास की हल्की सी भी नॉलेज रखता है वो ये जानता है कि स्मृति लिटरेचर का सबसे बड़ा खासियत ये है कि वो कभी भी परमानेंट लिटरेचर नहीं था। यानी कि स्मृति लिटरेचर जो है, जिस जिस टाइम पीरियड में लिखा गया, जब जब लिखा गया, हर बार उन टेक्स्ट्स में ये बात भी बोली गई कि ये टेक्स्ट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लिखा जा रहा है। आगे अगर सोसाइटी के जो जैसे जैसे समय इवॉल्व होता है, अगर सोसाइटी की वैल्यूज चेंज होती हैं, तो ये स्मृति टेक्स्ट्स को डिस्कार्ड कर दिया जाए। डिस्कार्ड करके इन टेक्स्ट के बाद नए स्मृति लिटरेचर के टेक्स्ट्स लिखे जाएं। तो स्मृति टेक्स्ट के अंदर की ये इनबिल्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी यहाँ पर जाननी आवश्यक है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि विलियम जोन्स ने सबसे पहले तो स्मृति लिटरेचर में मनुस्मृति को उठा लिया। मनुस्मृति में डेफिनेटली जितने भी गवर्नेंस को लेकर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में जो चीज़ें थी वो उनको मिल गई। तो विलियम जोन्स का जो पर्पस था कि जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्पेसिफिक टेक्स्ट को पहली बात तो लाना जो कि हिंदू पॉपुलेशन को जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में मदद कर पाए, वो उसने ढूंढ लिया। लेकिन यहाँ पर गलती ये थी कि हिंदू धर्म और सनातन इतिहास में स्मृति लिटरेचर में भी आज की डेट तक मनुस्मृति को वो दर्जा नहीं दिया गया है। पहली बात तो कि वो एक ऐसा इटर्नल टेक्स्ट है जो पूरे के पूरे हिंदू धर्म के पॉपुलेशन की जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम करेगा। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये अजम्पशन बना लिया कि नहीं, हम तो मनुस्मृति को ही यहाँ पर चुनेंगे। उसका अजम्पशन का रीज़न ये था कि यदि इस्लाम में शरिया है, यदि मान लीजिए फॉर दैट मैटर क्रिश्चियन समाज के लिए जो है वो आज की डेट का बाइबल है, तो एक हिंदू बाइबल क्रिएट करने की आवश्यकता है। देयरफॉर हिंदू बाइबल इज इक्वल टू मनुस्मृति। दूसरी चीज़, जब ये हिंदू बाइबल मनुस्मृति का स्टेटस यहाँ पर ब्रिटिश ने इस पर्टिकुलर तरीके से बनाया, इसके बाद ब्रिटिश के जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्होंने मनुस्मृति को पकड़ा, उस टेक्स्ट को खोला, उस टेक्स्ट के अंदर के कुछ चुनिंदा पैराग्राफ्स, कुछ चुनिंदा पॉइंट्स उठाए। उन चुनिंदा पॉइंट्स को उठाने के बाद मनुस्मृति में उन्होंने इसका एक ऐसा नरेटिव पूरी सोसाइटी में क्रिएट करना ब्रिटिश की क्रिश्चियन मिशनरीज ने चालू किया कि देखिए मनुस्मृति में ये लिखा है कि जो है इस प्रकार से अत्याचार होना चाहिए, इस प्रकार से ये होना चाहिए, इस प्रकार से वो होना चाहिए। कुछ डेलिबरेटली स्पेसिफिक पॉइंट्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठाकर उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी कि देखिए आप मनुस्मृति के कारण पिछड़े हैं। नरेटिव बनाने की कोशिश करी कि यदि सनातन धर्म पिछड़ा है, सनातन के लोग प्रोग्रेस और प्रगति नहीं कर पा रहे क्योंकि उनकी विचार मनुस्मृति वाली है। इस पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रिटिश हुकूमत को क्या फ़ायदा मिला? जो ब्रिटिश मिशनरीज आए थे उनका ऑब्जेक्टिव था भारत के अंदर की जनता को सिविलाइज करना। सिविलाइज करने के नाम पर उन्होंने जनता के अंदर जाकर लोगों को धर्म परिवर्तन करने का काम करना था, क्रिश्चियनिटी में फोर्सेबल कन्वर्जन्स करने का काम करना था। पर फोर्सेबल कन्वर्जन आप डायरेक्टली जाकर करोगे कैसे? कन्वर्जन फॉर दैट मैटर किसी दूसरे धर्म में आप करोगे जाकर कैसे? उसके लिए आपको एक यहाँ पर बेंचमार्क चाहिए। तो जैसे ही विलियम जोन्स ने जुडिशरी के लिए मनुस्मृति का बेंचमार्क क्रिएट करा, ये क्रिश्चियन मिशनरीज ने इवेंचुअली फिर वही मनुस्मृति का प्रयोग करके उस मनुस्मृति को यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से इस दर्जे के तहत पेश किया कि देखिए आपके पूरे धर्म के अंदर का ये पहला और एक इकलौता और महत्वपूर्ण टेक्स्ट है, जिस टेक्स्ट के कारण से आप अभी तक पिछड़े हैं और आपके पिछड़े रहने का कारण सनातन धर्म ही है। सनातन धर्म के अंदर मनुस्मृति ही है। एक डेलिबरेट अटेम्प्ट किया गया कि लोग स्मृति लिटरेचर को एक इस प्रकार का दर्जा दें कि जैसे श्रुति लिटरेचर जो वेद हैं, जो वेद ग्रंथ हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर दे। इस रीज़न से देखिए कि ब्रिटिश ने अपने समय पर वेद ग्रंथों के बारे में चर्चा नहीं, केवल मनुस्मृति और स्मृति लिटरेचर की ही चर्चा पहली बात तो करी। खैर, ब्रिटिश हुकूमत के जाने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि ये ट्रेडिशनल लेबोरेटरीज हैं हिंदू डेमोनाइजेशन के लिए विश्व में, इनमें से कोलंबिया यूनिवर्सिटी आज की डेट की सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, अलॉन्ग विद हार्वर्ड बिजनेस
बिजनेस स्कूल, हार्वर्ड के अलग अलग ब्रांचेस, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट्सेट्रा। आई विल रिफ्रेन, मैं नहीं जाना चाहता इस घटिया डिबेट में कि किस कारणों से ये बड़ी बड़ी जो विश्वविद्यालय बने हुए हैं ये क्या आज की डेट में हिंदू फोबिया को बनाने का काम करते हैं। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक चर्चा मैं करना चाहता हूँ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है शेल्डन पोलॉक, गूगल पे सर्च अवश्य कीजिएगा। शेल्डन पोलॉक नाम के एक व्यक्ति ने, जब ये ब्रिटिश हुकूमत चली गई, मनुस्मृति के तहत ये काम उन्होंने कर दिया पूरा। कोल्ड वॉर के पीरियड में 1950 से लेके 2000 तक के पीरियड की मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। इस 50 से 60 साल के पीरियड में शेल्डन पोलॉक जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर एक लीड पर्सन बना, जिसने पहली बात तो वेस्टर्न कंट्री में बैठकर सनातन धर्म पे रिसर्च चालू करी। एक सनातन धर्म पे रिसर्च वो व्यक्ति कर रहा है जो पहली बात तो सनातन के एस को नहीं जानता, सनातन के किसी लिटरेचर को नहीं पढ़ा। खैर, उस व्यक्ति शेल्डन पोलॉक की अलग अलग किताबें हैं, एक बार गूगल पे अवश्य जाके देखिएगा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर जो एक किताब बनी, द डेथ ऑफ संस्कृत करके भी है। आप इस बंदे की अब विचार को समझिए। इसने सबसे पहले अपने नरेटिव में क्या बात बोली, इसने विलियम जोन्स मनुस्मृति डिबेट को कंटिन्यू करा। मैं बताता हूँ कैसे। इस व्यक्ति ने 1950 से 2000 का जो ये 40 से 50 साल का पीरियड था, एक इंटेलेक्चुअल लिटरेचर क्रिएट किया। एक ऐसा इंटेलेक्चुअल लिटरेचर जिसमें सबसे पहले ये बोला गया कि संस्कृत भाषा, क्योंकि देखिए जब आपको बेसिकली सनातन धर्म को डेमोनाइज करना है, जब आपको दिखाना है कि सनातन धर्म एक पिछड़ा धर्म है, तो आप क्या करेंगे, उसकी रूट को पकड़ेंगे। रूट सनातन की क्या है, संस्कृत। संस्कृत भाषा है जिसमें सारे श्रुति लिटरेचर यानी कि सारे वेदों का आज की डेट में गठन संस्कृत में है। तो आप क्या कीजिए, सरल काम है, संस्कृत पकड़िए, संस्कृत का डेमोनाइजेशन कीजिए। दो काम हुए, गौर कीजिए। 1950 से संस्कृत लिटरेचर के ऊपर एक अटैक और एक असॉल्ट चालू हुआ। असॉल्ट ये था कि देखिए संस्कृत एक पिछड़ी भाषा है। संस्कृत इसलिए पिछड़ी भाषा है क्योंकि शेल्डन पोलॉक जैसे व्यक्तियों ने नरेटिव पैदा किया कि संस्कृत भाषा जो है ये सिर्फ ऐतिहासिक तौर पर भी अगर आप देखें तो केवल राजा महाराजाओं की भाषा होती थी। इस कॉन्टेक्स्ट में शेल्डन पोलॉक ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली। उसने कहा कि अगर हम पुराने प्रशस्तियों को देखते हैं, प्रशस्ति यानी कि उस समय प्राचीन काल इंडिया के एंशिएंट टाइम्स में जो रॉयल लेवल पर जो रॉयल इंस्क्रिप्शंस होते थे, वो रॉयल इंस्क्रिप्शंस ज़्यादातर क्योंकि राजा खुद पेट्रोनाइज करके लिखवाता था और वो संस्कृत भाषा में होते थे, तो शेल्डन पोलॉक ने उस चीज़ को पकड़ा। उसने कहा कि देखिए जितनी रॉयल इंस्क्रिप्शंस हैं, प्रशस्तियां हैं, ये सारी संस्कृत भाषा में लिखी हैं। इसको उसने इंटरप्रेट ऐसा करा कि संस्कृत भाषा, ध्यान देना, शेल्डन पोलॉक कहता है कि संस्कृत भाषा क्योंकि उसका पेट्रोनेज रॉयल किंग्स किया करते थे, इस रीज़न से संस्कृत भाषा रॉयल जो किंग्स हुआ करते थे, राजा महाराजा जो हुआ करते थे, उनके लिए वो एक पीआर स्टंट होता था। यहाँ पर शेल्डन पोलॉक ने ऐसा नैरेटिव पेश करने की बात करी कि संस्कृत आम लोगों की भाषा नहीं थी, कोई आम आदमी उसको सीख भी नहीं सकता था, आम आदमी को सीखने की ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि संस्कृत एक पूरा का पूरा पीआर कैंपेन का एक्ट था। क्योंकि महाराजा, जितने राजा महाराजा होते थे, ये संस्कृत भाषा का प्रयोग करके एक पीआर कैंपेन करते थे। इस रीज़न से पहली बार संस्कृत एलीट थी। ये उसकी थ्योरी का सबसे ऊपर वाला वर्ग है। इस वर्ग के नीचे एक नया लेयर क्रिएट किया। उसने कहा कि क्योंकि संस्कृत हमेशा से एक रॉयल लैंग्वेज थी पीआर के पर्पज़ के लिए, पब्लिक रिलेशन एक्टिविटी करने के लिए, इस रीज़न से संस्कृत भाषा डिस्क्रिमिनेटरी भी थी। क्योंकि फिर उसने इस बात को बोला कि देखो सारे वेद और सारे लिटरेचर ये संस्कृत में इस रीज़न से लिखा गया क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग थे सोसाइटी में जो सनातन धर्म के तहत, जिनको ये वेद की नॉलेज को एक्सेस करने के लिए प्रिवेंट करने का कार्य किया गया। यानी कि उसने ये बात बोलने की कोशिश करी कि वेदों का गठन संस्कृत में इस रीज़न से नहीं हुआ क्योंकि वो इटर्नल विजडम है, बल्कि वेदों का गठन संस्कृत भाषा में इस रीज़न से हुआ क्योंकि शेल्डन पोलॉक का मानना है कि इससे बेसिकली सोसाइटी में सप्रेशन क्रिएट करना था। क्योंकि जब वेद केवल कुछ लोग पढ़ेंगे और बाकी नहीं पढ़ेंगे, तो जाहिर सी बात है जो पढ़ेगा, वो जो नहीं पढ़ेगा, वो उसके ऊपर अत्याचार कर पाएगा। इस रीज़न से उसने ये बात बोलने की कोशिश करी कि यहाँ पर खास करके शूद्र जात से जो लोग जुड़े हुए थे, शूद्र जात से जुड़े हुए लोग, उसने ये बात बोली कि ये लोग बेसिकली किसी भी तरीके से, पहली बात तो आज की डेट में संस्कृत को नहीं पढ़ सकते थे। वैश्य
यहाँ पर जात के लोग जो थे, वैश्य वर्ण वाले लोग भी जो थे ये भी नहीं पढ़ सकते थे। तो ये जितने भी 4 वर्ण हैं हमारे, शूद्र वर्ण हो गया, शूद्र वर्ण के अंदर जितनी अलग अलग प्रकार की जातियाँ आ गई, इसके साथ साथ जितना भी वैश्य वर्ण हो गया या फॉर दैट मैटर क्षत्रिय वर्ण भी हो गया, इन सारे वर्णों में जितनी भी सब जातियाँ थीं, शेल्डन पुलॉक के हिसाब से कोई भी जाति, पहली बात तो यहाँ पर उसके लिए संस्कृत भाषा का पढ़ना वर्जित था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसने ये थ्योरी क्रिएट करी। अब वो ये थ्योरी क्रिएट करके चला गया। इस थ्योरी के तहत उसने संस्कृत भाषा को भी डेमोनाइज किया। संस्कृत का जो वर्णों में अलग अलग तरीके से एक हाइपोथेटिकल केस स्टडी बना दी कि संस्कृत भाषा का सिर्फ उच्च वर्ण यानी कि ब्राह्मण वर्ण के लोग जो हैं केवल उसी को पढ़ सकते थे, प्रयोग कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात, क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णों के अंदर अलग अलग प्रकार की जितनी भी जातियां हैं उनको बेसिकली किसी भी तरीके से संस्कृत भाषा पढ़ने की ही वर्जित हुआ करता था, उनके लिए वो प्रोहिबिशन हुआ करती थी। इस प्रकार का नैरेटिव उसने क्रिएट करके वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया कि नंबर 1 संस्कृत इज़ एन एलीट लैंग्वेज। दूसरा उसने ये भी क्रिएट कर दिया कि संस्कृत सिर्फ एलीट ही नहीं है, सनातन धर्म भी एलिटिज़म को प्रमोट करता है। सनातन धर्म एलिटिज़म को प्रमोट इसलिए करता है क्योंकि वो अपने ही धर्म के अंदर कुछ स्पेसिफिक वर्णों को, खास करके जितने भी वर्ण ब्राह्मण से नीचे हैं, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वर्ण के लोग, इनको सप्रेस करता है। तो अब आप देखिए, ये विलियम जोन्स के टाइम से एक ब्राह्मणिकल हेट्रेड की जो सिंगल लाइन ऑफ थॉट थी, जो विलियम जोन्स को लगता था कि ब्राह्मण पंडित अलग अलग तरीके से जस्टिस इंटरप्रिटेशन क्यों कर रहे हैं, कि यूनिक सिंगल जस्टिस इंटरप्रिटेशन शरिया टाइप क्यों नहीं है, वहाँ से लेकर शेल्डन पुलॉक तक की तरफ से ये डिबेट 2000 के वर्ष तक पहली बात तो कंटिन्यूड रहा। लेकिन कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद, जब शीत युद्ध खत्म हुआ, तो शीत युद्ध खत्म होने के बाद यहाँ पर स्टार्ट हुई क्रिटिकल रेस थ्योरी का एक नया रूप। क्रिटिकल रेस थ्योरी का एक नया रूप ऐसा तैयार हुआ कि कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो ये जितने भी मार्क्सवादी सोच के विचारधारा वाले लोग थे, इन लोगों ने अब उसी मार्क्सवादी सोच को अलग अलग तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले गठन किया एक शब्द का, जिसको हम कहते हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का जिस प्रकार से फिर इंटरप्रिटेशन शीत युद्ध के खत्म होने के बाद आया, शीत युद्ध के खत्म होने के बाद जो सोशल जस्टिस शब्द यहाँ पर बना, उस सोशल जस्टिस को पहली बात तो क्रिटिकल रेस थ्योरी के फ्रेमवर्क से देखा गया। क्रिटिकल रेस थ्योरी का फ्रेमवर्क सिंपल है। ये एक ऐसी मार्क्सवादी थ्योरी है जो पूरे विश्व के अंदर, हर एक सोसाइटी के अंदर जितने भी लोग हैं उनको 2 ग्रुप्स में बांटती है। क्रिटिकल रेस थ्योरी का मानना ये है कि एक ऑपरेसर है, एक ऑपरेस्ड है। ऑपरेसर जो है वो हमेशा अत्याचार करता है, एक वर्ग है जिसके ऊपर सारा अत्याचार होता है। तो क्रिटिकल रेस थ्योरी ये एक थॉट प्रोसेस लेके विश्व की सारी प्रॉब्लम्स को इसी थॉट प्रोसेस के तहत देखती है। सोशल जस्टिस इसी फ्रेमवर्क में बैठता है, क्योंकि सोशल जस्टिस में ऑपरेसर कौन है, वो है कैपिटलिस्ट पूंजीवाद क्लास। ये ऑपरेस कर रहा है किसको, गरीब जनता को। पहली बात तो ये इनका एक मेटा फ्रेमवर्क है। अब इस फ्रेमवर्क में यहाँ पर यही क्रिटिकल रेस थ्योरी वाले लोग सिर्फ इस प्रकार से ऑपरेशन एक्सप्लेन नहीं करते, वो ऑपरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कास्ट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर अब आप सोच के देखिए, मनुस्मृति एक ऐसा टेक्स्ट है जो आज किसी भारत में किसी भी फॉर दैट मैटर सनातन धर्म के फॉलोअर, विश्वास रखने वाले व्यक्ति के घर में वो टेक्स्ट नहीं होता। लेकिन फिर मनुस्मृति का प्रयोग आज की 21वीं सदी में क्यों कर रहे जा रहे हैं कुछ लोग, उसका कारण है क्योंकि मनुस्मृति क्रिटिकल रेस थ्योरी में बैठता है। क्योंकि मनुस्मृति के अंदर के कुछ चुनिंदा लाइंस और पैराग्राफ्स को उठाकर ये जताने की कोशिश की जाती है कि देखिए मनुस्मृति में ये कुछ चुनिंदा लाइंस हैं। ये चुनिंदा लाइंस आज की डेट में जस्टिफाई करती हैं कि ब्राह्मणिकल क्लास जो है वो बेसिकली एक ऐसी क्लास है जो ऑपरेस कर रही है, ऑपरेसर है, और वो ऑपरेस अन्य जातियों को कर रही है, अन्य जातियों के लोगों को कर रही है, अन्य वर्णों के लोगों को कर रही है। तो मनुस्मृति सिर्फ क्रिटिकल रेस थ्योरी में फिट नहीं हो रही, मनुस्मृति क्रिटिकल रेस थ्योरी में फिट होने के साथ साथ सोशल जस्टिस के नैरेटिव के साथ भी जुड़ रही है। इसी रीज़न से आप देखिए, एक कॉमन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोगों की वोकैबुलरी ऑब्जर्व कीजिएगा। कुछ लोगों की वोकैबुलरी जो है, और आप समझ रहे हैं कौन से वो लोग हैं जिनका थंबनेल पे भी मेंशन है, ये वही लोग हैं जिनका आज की डेट में आप वोकैबुलरी देखिएगा, इनकी भाषा होगी ऑपरेसर वर्सेस ऑपरेस्ड, इनकी भाषा होगी सोशल जस्टिस, इनकी भाषा होगी मनुस्मृति, इनकी भाषा होगी ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, इनकी भाषा होगी सोशल जस्टिस फॉर द वीकर क्लास, सोशल जस्टिस फॉर द पुअर क्लास, सोशल जस्टिस फॉर द बैकवर्ड क्लास, एटसेट्रा।
क्योंकि इनका विश्व का हर एक नज़रिया, और आप गौर कीजिएगा इन लोगों की स्टेटमेंट्स में। आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर कभी मेरे को समय मिला तो अवश्य इस पे काम करेंगे। इन लोगों की स्पीच उठाओ, उस स्पीच को एनालाइज करो सोशल जस्टिस के सिर्फ लेंस से नहीं, बल्कि उस स्पीच को एनालाइज करो क्रिटिकल रेस थ्योरी से। वो स्पीच पकड़नी है, ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड देखना है, आपको हर जगह वो दिखेगा। आप स्पीच में देखना, इंस्टीट्यूशंस ऑप्रेस कर रहे हैं जनता को, ब्राह्मण ऑप्रेस कर रहे हैं जनता को, पूंजीपति ऑप्रेस कर रहे हैं जनता को। हर चीज में आप देखेंगे इनका लेंस सिंपल है। ऑब्जर्व कीजिए, इससे ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे कि ये लोग आपके सामने क्रिटिकल रेस थ्योरी बिना बोले सोशल जस्टिस के अंदर रैप करके, यहाँ पर मनुस्मृति का प्रयोग करके उस पूरे डिबेट को आपके सामने उजागर कर रहे हैं, तब तक आप समझेंगे नहीं इन लोगों का खेल क्या है। क्योंकि ये खेल आज का नहीं, ये खेल विलियम जोन्स के टाइम से चलता आ रहा है, ये खेल शेल्डन पुलॉक से चलता आ रहा है। ये शेल्डन पुलॉक और क्रिटिकल रेस थ्योरी, और साथ ही में इसके ये विलियम जोन्स वाले वही जेनेटिक स्ट्रक्चर के लोग हैं जिनका एक ही उद्देश्य था, डिवाइड एंड रूल। इसी रीज़न से आप समझिए कि यहाँ पर ये लोगों का बार बार मनुस्मृति का डेमोनाइजेशन, मनुस्मृति का प्रयोग करके सनातन धर्म का डेमोनाइजेशन, सनातन धर्म के डेमोनाइजेशन को जस्टिफाई करने के लिए सोशल जस्टिस की थ्योरी, ये जिस प्रकार का नरेटिव है, इस नरेटिव को समझ लीजिए। क्योंकि जब तक आप इस पॉइंट को यहाँ पर नहीं समझेंगे इस तरीके से कि ये एनालिसिस हो कैसे रहा है आपके सामने, क्योंकि ये शब्द आपके सामने प्रयोग नहीं करेंगे, ये सिर्फ नरेटिव फेंकेंगे और नरेटिव में आपको डिवाइड करेंगे। आई होप एंड आई बिलीव अब आपको इस पूरे डिबेट के बारे में क्लैरिटी होगी कि 21वीं सदी में भी आज जब कोई विश्व में, देश में कोई भी मनुस्मृति, जिसको इनफैक्ट स्मृति लिटरेचर कह चुकी है डिस्कार्ड कर दो क्योंकि वो एक स्पेसिफिक टाइम और यूटिलिटी के लिए बना था, उसको डिस्कार्ड नहीं किया जा रहा है इतने हजार साल पुरानी टेक्स्ट को। और आज भी अगर वो टेक्स्ट का प्रयोग किया जा रहा है तो वो एक ही टेक्स्ट है, वो है यहाँ पर मनुस्मृति। आप देखिए कि इन लोगों के मुंह से मनुस्मृति दिन में 100 बार निकलेगी, लेकिन इनके मुंह से भगवत गीता नहीं निकलेगी, इनके मुंह से ऋग्वेद नहीं निकलेगा, यजुर्वेद नहीं निकलेगा, अथर्ववेद नहीं निकलेगा, इनके मुंह से कोई यहाँ पर श्रुति लिटरेचर वाला शब्द नहीं, सिर्फ स्मृति लिटरेचर का। और स्मृति लिटरेचर में भी सिर्फ स्पेसिफिकली मनुस्मृति निकलेगा, क्योंकि स्मृति लिटरेचर जब कह चुकी है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए जो टेक्स्ट लिखा गया था उसके बाद अगर सोसाइटी इवॉल्व हो गई तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। आज भारत इवॉल्व हो गया, भारत के इवॉल्व होने के बाद भारत में एक संविधान आ गया, भारत आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत की सोसाइटी वो नए वैल्यू पे आ चुकी है। लेकिन ये लोग अभी भी उस टेक्स्ट को डिस्कार्ड नहीं करना चाहते, क्योंकि ये लोग असली लोग हैं जो संविधान में बिलीव नहीं करते। क्योंकि अगर आप संविधान में मानते होते तो आप यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट करते जो स्मृति लिटरेचर कहती है कि जो टेक्स्ट डिस्कार्ड कर दिया जाए सोसाइटी के एवोल्यूशन के बाद। आप उस टेक्स्ट को डिस्कार्ड करना नहीं चाह रहे क्योंकि लगाव मनुस्मृति से आपको है, क्योंकि आपकी राजनीति उससे चलती है। इस पॉइंट को समझ लीजिए, क्योंकि जिस दिन ये पॉइंट समझ जाएंगे आप समझ जाएंगे आपके आसपास का नरेटिव क्या है। धन्यवाद।